हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अबाउट टाइम एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये जो टाइम एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमें किस में देखने को मिलेंगी? तो ये हमें देखने को मिलेंगी इन विस्को इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक है। अब ये विस्को इलास्टिक मटेरियल्स होते क्या हैं? तो ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि विस्को इलास्टिसिटी जिस मटेरियल के अंदर होगी उसको हम कहते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। और यही मटेरियल हमारा टाइम एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। अभी विस्को इलास्टिसिटी क्या होती है? तो देखो, अगर हम इस वर्ड को बाइफरकेट करें तो इसमें हमारे दो वर्ड्स हैं। ठीक है, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ द मटेरियल्स एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ और शेप आफ्टर द डिफॉर्मेशन फोर्स हैव बीन रिमूव्ड। जैसे कि मैंने कोई रबर बैंड लिया, सिंपलेस्ट एग्जांपल इलास्टिसिटी का, आप उसको स्ट्रेच किया। ठीक है, स्ट्रेच करके आपने जैसे ही अपना हाथ हटाया तो वो वापस अपनी नॉर्मल शेप पे आ जाता है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि आपने इतना भी फोर्स नहीं लगाना कि वो टूट जाए। ठीक है, तो वो तो फिर अलग ही चीज़ हो जाएगी। बट आप इतना फोर्स लगा रहे हो कि वो ना टूटे तो वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। अब आप जितनी ताकत लगाओगे उतना लंबा वो खींचेगा। ठीक है, तो यानी कि जितनी आप फोर्स लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी चेंज इन लेंथ के। ठीक है। एंड दीज इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, अब हमारी बॉडी के अंदर भी जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो अब उनके अंदर इलास्टिसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर कितना कोलेजन है और कितना इलास्टिन है। ठीक है, तो ये हमारे ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो जितना ज़्यादा इलास्टिन होगा उतनी ज़्यादा हमारी इलास्टिसिटी होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर फ्रिक्शन। अगर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में बताऊँ, फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी एक रेजिस्टेंस फोर्स होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में। अगर यही चीज़ पानी में हो रही है तो दिस इज़ नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी, अब बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन प्रोटियोग्लाइकॉन्स एंड वाटर कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल। उसके हिसाब से जो टिश्यू है उसकी विस्कोसिटी सेट होती है। ठीक है, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब होता है। देन टाइम एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। अब ये जो विस्को इलास्टिक मटीरियल्स हैं यानी कि जिनके अंदर विस्को इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर हमें टाइम और रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपेबल होते हैं टू अंडरगो डिफॉर्मेशन फोर्सेस। ठीक है, अब हमारे बॉडी में या फिर टिश्यूज़ के ऊपर डिफॉर्मेशन फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? शीयर फोर्स हो गई, कंप्रेसिव हो गई, टेंसाइल हो गई, लोडिंग हो गई। ठीक है, और जैसे ही आपका वो फोर्स हटता है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसमें बच्चों हमारी चार कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल की। कौन कौन सी? क्रीप, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेन स्ट्रेस सेंसिटिविटी, सॉरी इट इज़ स्ट्रेन सेंसिटिविटी एंड हिस्टेरेसिस। यहाँ पे ये स्ट्रेस नहीं है, इट इज़ स्ट्रेन सेंसिटिविटी। यूजुअली हम इसको यही बोलते हैं। ठीक है। देन इज़ द क्रीप। तो उस क्रीप में क्या हुआ? अब देखो, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ क्रीप। ठीक है, तो आप सोचो, सबसे पहले आपने क्या किया? आपने एक फोर्स लगाई टिश्यू के ऊपर। ठीक है, मान लो आपने 100 किलो की फोर्स लगाई। ठीक है, आपने 100 किलो की फोर्स लगाई और आपने उसे 100 किलो पे ही मेंटेन करके रखा। ठीक है, तो आपने देखा धीरे धीरे टाइम के साथ जिस टिश्यू पे आपने 100 किलो का फोर्स लगा रखा है ना, वो चेंज होने लग गया, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ने लग गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, बिल्कुल। ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा वो ग्रेजुअली टाइम के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक पेशेंट का स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। मान लो उसका एल्बो फ्लेक्शन है। ठीक है, हाथ उसका मुड़ा हुआ है। मैं आपको क्या बताती हूँ। मान लो ये एक पेशेंट का एल्बो है, ये इतना बेंड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसके एल्बो को यहाँ से पकड़ के इस पोजीशन में लाके खोलना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इस पोजीशन पे मैंने एक फोर्स लगाया 100 किलो का।
ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 किलो का फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद मैंने उतना फोर्स, मान लो मैंने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने और उसको मैंने उतने पे ही रोक के रखा, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद ये जो यहाँ पे ऐसे था, ये थोड़े टाइम बाद यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट कितनी भी देर के बाद, पर ये इंक्रीज़ होगा। तो क्रीप में क्या हुआ बच्चों, क्रीप में जो मेरा फोर्स था यानी कि 10 न्यूटन का या 100 किलो का जितना भी फोर्स था वो मैंने कांस्टेंट रखा। मैंने 100 को 98 97 नहीं किया, मैंने 100 ही रखा, बट जो उसकी लेंथ थी वो अपने आप इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इसमें जो आपका लोड या फिर जो फोर्स था इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बट जो लेंथ है यानी कि जो डिफॉर्मेशन है वो चेंज होता है विद टाइम, यूजुअली इंक्रीज़ होता है। इसका, हाँ, तो इट इज़ मेंट टू बी इन द इलास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्योंकि अगर वो इलास्टिक रीजन में ही रहेगा तभी वो वापस अपनी शेप पे आ पाएगा। अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाई तो वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, मतलब कि देयर विल बी कंप्लीट डिफॉर्मेशन, वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेचिंग का मैंने एग्जांपल दिया आपको वही सेम यहाँ पे जॉट डाउन किया हुआ है। दूसरा होता है बच्चों स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब जो हमने क्रीप में पढ़ा ना उसका जस्ट अपोजिट है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने 100 किलो का फोर्स नहीं लगाया, मैंने टिश्यू को पहले लंबा कर दिया, ठीक है। अब मैंने टिश्यू को लंबा कर दिया, टिश्यू को लंबा करने के बाद मेरा जो फोर्स था वो धीरे धीरे कम होता गया। तो इसमें ये होता है, ठीक है, मीन्स दैट द लेंथ डिफॉर्मेशन इज़ कांस्टेंट, यानी कि जो डिफॉर्मेशन है आपका वो लेंथ है वो कांस्टेंट है, बट जो आपको फोर्स लगानी पड़ रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। क्रीप में क्या है, जो आपका लोड है, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कांस्टेंट रहेगी, वेयर एज जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन में आप फोर्स लगा रहे हो वो चेंज होगी। इसमें 100 किलो ही लग रही है पर उसमें कभी 100, पर दूसरे वाले में कभी 100 लग रही है, कभी 95 लग रही है, कभी 80 लग रही है, कभी 70 लग रही है, ग्रेजुअली फोर्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्रीप के अंदर जो आपका लेंथ है यानी कि चेंज है शेप में वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रेस रिलैक्सेशन में आपका जो डिफॉर्मेशन है या लेंथ है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दूसरा है, अब जो तीसरा वाला विस्कोइलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है दैट इज़ हिस्टेरेसिस। तो इसका मतलब होता है एनर्जी लॉस। अब मान लो मैंने पेशेंट को स्ट्रेचिंग कराई, मैंने उसका हाथ खोला फिर वापस किया, खोला फिर वापस किया, ठीक है। तो इसका जो अगर मैं लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनाऊँ, ठीक है, तो वो हर बार सेम नहीं आएगा। अब लोड डिफॉर्मेशन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे प्लॉट होता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो ये हमें एनर्जी लॉस दिखाता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी हमेशा खोती है, लूज़ होती है, ठीक है। तो ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है हिस्टेरेसिस। Then is the strain rate sensitivity. So it tells us about the behavior of the tissue when the load is applied to them, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर हम लोड को यानी कि फोर्स को क्विकली लगाएंगे तो टिश्यू इज स्टिफर, क्रीप इज नॉट प्रेजेंट, जो हमने पढ़ा था क्रीप, ठीक है। लोड अगर हम स्लोली अप्लाई करेंगे तो क्रीप इज प्रेजेंट, स्ट्रेस रिलैक्सेशन लार्जर। तो यानी कि बच्चों जो हमने पढ़ा कि क्रीप में, जिसमें कि ये जो हमने क्रीप पढ़ा जिसके के अंदर हमारा लोड जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और जो आपकी लेंथ है डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज़ होती है टाइम के साथ। ये कब होगा, जब आप लोड धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, फोर्स धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट क्रीप, क्योंकि बहुत बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन रहता है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।